आयरन मैन, वो मूवी जिसने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को आज की इन बुलंदियों तक पहुंचाया है। ये ही नहीं, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को बिना आयरन मैन के अब कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। आयरन मैन से लेकर एवेंजर्स एंड गेम तक की मूवीज एक बहुत ही बड़ा कल्चरल इम्पैक्ट भी रखती है। इन सभी मूवीज की एक्सप्लेनेशन जल्दी आएगी, तो सब्सक्राइब। और हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी ऑनर। मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है अफगानिस्तान की एक जगह से, जहां पर कुछ मिलिट्री की गाड़ियां दिखाई जाती है और एक बढ़िया से बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ हमें दिखता है जीनियस बिलियनियर टोनी स्टार्क, जो अपने आसपास के फौजी लोगों से मस्खरी कर रहा था। तभी एकदम से उन पर अटैक हो जाता है टेररिस्ट का। इसके बाद जस्ट सीन शिफ्ट होता है 36 घंटे पहले का। तब एक स्टेज पर जेम्स रोड, जो टोनी का दोस्त है, वो टोनी की खूबियां बताता है और उसमें कहता है कि कैसे उसने 14 साल की उम्र में अपनी डिग्री कंप्लीट की और 21 साल की उम्र में पूरे स्टार्क एम्पायर को संभाला, और वो कितना बड़ा जीनियस है। स्टार्क एम्पायर असल में हथियार बनाने का मेन काम करती है। वहां पर रोडी एक अवार्ड प्रेजेंट करता है, जिसे लेने टोनी वहां पर नहीं आता। तो ये बंदा ओबिडाया स्टेन, जो टोनी के बाप के अंडर काम करता था और अब टोनी के अंडर काम करता है, वो उस अवार्ड को लेता है। फिर हमें दिखता है कि रोडी टोनी के पास जाता है, जहां पर टोनी अय्याशी कर रहा था और उसे फर्क नहीं किसी भी अवार्ड का। फिर वो कार में बैठकर जा रहा होता है, तभी उसे एक न्यूज रिपोर्टर सवाल पूछती है हथियार बेचने और हथियार को टेररिस्ट तक ले जाने के लिए। तो टोनी उसे काफी बढ़िया सा जवाब भी देता है और वो इस चीज में गलत नहीं है ये भी बताता है। फिर अपना प्ले बॉय टोनी ऐसा चक्कर चलाता है कि न्यूज रिपोर्टर सीधा उसके बिस्तर पर। फिर अगले दिन की सुबह होती है, जहां हमें दिखती है पेपर पोर्ट्स, जो टोनी की सेक्रेटरी है, और हमें यह भी दिखता है कि टोनी की बिल्डिंग काफी ज्यादा हाईटेक है, जिसे कंट्रोल करता है जार्विस, जो टोनी का बनाया हुआ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब सीन शिफ्ट होता है टोनी पर, जो अपने गैराज में काम कर रहा था गाड़ी पर। पेपर उसे बताती है कि आज काफी बड़ी डील है अफगानिस्तान में और उसके लिए एक प्राइवेट जेट भी है जो वेट कर रहा है। तो पेपर उसे जल्दी जाने का बोलती है। तो हमें दिखती है अब एक धांसू कार ऑडी R8, जिसमें टोनी आ रहा है और उसके एक अलग कार में आ रहा होता है टोनी का बॉडीगार्ड एंड ड्राइवर, दोनों नाम ले लो, जो है हैप्पी होगन। एक फन फैक्ट, इस बंदे ने ही आयरन मैन 1 और आयरन मैन 2 डायरेक्ट करी है। अब वो प्राइवेट जेट तक पहुंचते हैं, जहां पर रूडी पहले से वेट कर रहा था। रूडी उस पर गुस्सा करता है कि तुम्हें हर बार लेट करते हो, मैं एक बहुत ही बड़ा आर्मी का ऑफिसर हूं और तुम मुझे ऐसे लटका हुआ छोड़ देते हो। फिर टोनी उससे मजाक करता है और उसे नशे में धुत कर देता है। फिर वो अफगानिस्तान पहुंचते हैं, जहां पर अपने टोनी का ऑरा दिखता है। वो सारे आर्मी के जनरल्स के सामने अपना हुक्म का इक्का जेरिको मिसाइल्स बताता है और उसे ब्लास्ट करवाकर एक आइकॉनिक सीन दिखाता है। वो मिसाइल देखते ही सारे आर्मी के जनरल्स खुश हो जाते हैं और वो हथियार लेने के लिए एग्री भी हो जाते हैं। और ओबिडाया स्टेन का फोन आता है। टोनी उसे कहता है कि अब तिजोरिया को बड़ी करवा लो। फिर उनकी बात खत्म होती है। अब रोडी और टोनी अलग अलग गाड़ी में जा रहे होते हैं। फिर वही पहला सीन दिखता है जहां पर टोनी पर अटैक हुआ था। फिर टोनी की आंखें खुलती है, तब उसे पता चलता है कि वो एक गुफा में है और उस पर एक काफी भयानक ऑपरेशन भी हुआ है। उसके पास बैठा होता है एक आदमी येंसन, जिसने वो ऑपरेशन किया था। येंसन बताता है कि बॉम्ब के छोटे छोटे टुकड़े तुम्हारे दिल की तरफ बढ़ रहे थे, तो मुझे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट तुम्हारे सीने में लगाना पड़ा तुम्हें जिंदा रखने के लिए। ये तुम्हें कुछ दिन तक जिंदा रखेगा। अब वहां पर एक आतंकवादी आता है और उन दोनों को गुफा से बाहर लेकर जाता है और वही जेरिको मिसाइल बनाने को कहता है। अब टोनी को कैसे भी करके वो मिसाइल बनानी पड़ेगी। वहां पर उन टेररिस्ट के पास काफी सारे स्टार्क इंडस्ट्रीज के हथियार भी मौजूद होते हैं। तब टोनी उस न्यूज रिपोर्टर की बात याद करता है और वो चौंक जाता है कि ये सब मुझे बिना पता चले कैसे हो रहा है। अब टोनी वहां से बाहर निकलने का तरीका ढूंढता है और हर एक मिसाइल से एक एलिमेंट निकालता है, पैलेडियम, जिससे वो एक आर्क रिएक्टर बनाता है, जैसा कि उसकी बिल्डिंग में भी था। पर वो काफी बड़ा था। टोनी को यहाँ पर एक काफी छोटा आर्क रिएक्टर बनाना है, जिससे उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट की जरूरत ना हो और वो इसके साथ कुछ और भी बड़ा कर सके। इसके बीच हमें एक आदमी दिखता है, उन टेररिस्ट का लीडर। अब वो टोनी को धमकाता है कि जल्दी से जल्दी मुझे अपनी मिसाइल रेडी चाहिए। अब टोनी बनाता है एक आर्मर, Mark 1 आर्मर, जिससे ये सब स्टार्ट हुआ और वहां पर एक काफी धांसू फाइट करके निकल जाता है। पर टोनी को बचाने के चक्कर में येंसन मर जाता है और ये मौत अब टोनी को एक हीरो में कन्वर्ट करती है। टोनी उस जगह मौजूद सारे हथियार जला देता है और उड़कर एक वीरान जगह पर पहुंच जाता है। पर वो एक क्रैश लैंडिंग होती है, क्योंकि ये सूट बहुत दूर तक नहीं उड़ सकता था। वहां घूमने पर उसे कुछ हेलीकॉप्टर्स भी दिखते हैं, जिसमें रोडी और बाकी लोग थे, टोनी को ढूंढ रहे थे। टोनी को देखकर पेपर की आंखों में खुशी के आंसू आते हैं। अब टोनी सीधा कहता है कि मुझे एक मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलानी है। वहां पर वो डिक्लेयर करता है कि वो स्टार कंपनीज के हथियार बनाने की एजेंसी को अब बंद कर देगा। ये सुनते ही मीडिया में तहलका मच जाता है और ओबिडाया चौंक जाता है। वो टोनी से मिलने जाता है और उसे कहता है कि तुमने ये क्या किया।
तो टोनी बताता है कि जिन लोगों ने मुझे पकड़ कर रखा था उन आतंकवादियों पर हमारे ये हथियार कैसे पहुंचे। मुझे अब ऐसा कोई काम नहीं करना जो गलत काम को बढ़ावा दे। और वहां पर आर्क रिएक्टर की बात हो रही होती है, जिसे देखकर स्टैन कहता है कि तो अब हम इसे नया सेलिंग प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो टोनी मना कर देता है और वहां से चला जाता है। अब क्योंकि पहला वाला आर्क रिएक्टर एक गुफा में बनाया था बिना किसी रिसोर्सेस के, तो उसे वो फिर से अपडेट करता है और नया आर्क रिएक्टर बनाता है और पेपर को उसे चेंज करने के लिए बोलता है। फिर उनके बीच में कनेक्शन वाली बातें चलती है कि उन दोनों का एक दूसरे के बिना इस लाइफ में कोई नहीं है। उन दोनों के बीच प्यार का स्पार्क हो रहा था जो कि बढ़ रहा था। फिर टोनी उसे पुराने आर्क रिएक्टर को फेंकने के लिए बोल देता है। अब एक ऐसा सीन दिखता है जिसमें वो टेररिस्ट और उसके लीडर को टूटे हुए मार्क 1 के टुकड़े मिलते हैं जिसे अब वो यूज करेंगे। अब एक बहुत प्यारा मोन्टाज सीन दिखता है जिसमें टोनी अपने नए सूट पर काम कर रहा होता है, पहले अपने रॉकेट शूज पर जिसे वो टेस्टिंग भी करता है, और आर्क रिएक्टर की 10% पावर पर उसे उड़ाने के लिए ट्राई करता है, पर वो बहुत ज्यादा थी, वो उड़कर गिर जाता है। फिर 1% पावर से बहुत अच्छे से उड़ पाता है। फिर वो बाकी के सूट पर काम कर रहा होता है और हमें एक बहुत धांसू सा सूट डिजाइन दिखता है मार्क 2 का, जिसकी टेस्टिंग के लिए वो एक राइड पर जाता है और उसे काफी मजा भी आता है। पर इस आदमी को हमेशा टॉप पर ही रहना है, इसलिए वो अभी तक के हाईएस्ट रिकॉर्ड वाले जेट के ऊपर भी उड़ने का ट्राई करता है। पर ऊपर वायुमंडल और तापमान धीरे धीरे कम होने की वजह से उसके सूट में फ्रीजिंग होने लगती है और वो गिरने लगता है। पर सूट को फिर से वो चालू कर देता है और अपनी छत पर आते ही वो सूट को बंद कर देता है और देखते ही देखते वो छत को तोड़कर नीचे रखी अपनी कारों पर गिर जाता है। ये सीन काफी ज्यादा फनी था। ये सारे सूट्स के काम में टोनी की हेल्प करता है उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जार्विस। अब इसके बाद टोनी अपने टेबल पर एक गिफ्ट रैप देखता है जो पेपर की तरफ से था। वो वही पुराना वाला आर्क रिएक्टर होता है जो टोनी पेपर को फेंकने के लिए बोल देता है। वो उसे देखकर काफी खुश होता है क्योंकि उस पर लिखा हुआ था प्रूफ दैट टोनी स्टार्क हैज अ हार्ट। अब टोनी फ्रीजिंग की दिक्कत को रोकने के लिए उस सूट में एक मेटेलिक कंपोजिशन चेंज करके उसमें टाइटेनियम भी ऐड कर देता है और उसे पता चलता है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज की एक काफी बड़ी पार्टी है जिसमें उसे इनवाइट नहीं किया गया। वो वहां पर जाता है और ओबिडाया स्टेन उसे कहता है कि बोर्ड मेंबर्स को मैंने बोला है कि तुम्हारी दिमागी हालत सही नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें इस बिजनेस से अभी दूर रख रहा हूं। और वो फिर पेपर से मिलता है जहां पर पेपर उसे काफी सुंदर भी लगती है और उसके साथ वो डांस करता है और साथ में एक ऑकवर्ड मूवमेंट भी बनता है। पर वहीं पर न्यूज रिपोर्टर उसे फिर मिलती है और कहती है कि तुम अभी भी नहीं सुधरे। टोनी स्टार्क कहता है मैंने हथियार बेचने का काम बंद कर दिया है। अब वो रिपोर्टर टोनी को फोटोज बताती है जिसमें वही टेररिस्ट थे और उनके पास नए वाले स्टार्क इंडस्ट्रीज के हथियार भी थे। अब उसका दिमाग खराब हो जाता है कि ये सब हो कैसे रहा है। वो उस जगह की एक क्लिप पे देखता है जिसमें न्यूज में चल रहा होता है जिसका नाम होता है गुलमीरा। वहां पर लोगों पर अत्याचार हो रहा है, टेररिस्ट सभी को मार रहे हैं। टोनी अब गुस्से में अपने सूट के आखिरी एडजस्टमेंट कर रहा होता है जिसमें हथियार भी थे और बनता है मार्क 3। अब एक धांसू सूटअप दिखता है और टोनी उड़कर जाता है गुलमीरा और वहां पर सारे टेररिस्ट की जमकर बजाता है और वहां पर रखे हुए सारे हथियारों को ब्लास्ट कर देता है। ये खबर इधर यूएस मिलिट्री को दिखती है कि बिना प्लानिंग के किसने टेररिस्ट पर अटैक किया है और वहां पर रोडी भी होता है। वो वहां पर 2 फाइटर जेट्स को भेजते हैं। अब वहां पर आयरन मैन और फाइटर जेट्स की बीच में लड़ाई होती है। टोनी रोडी को बताता है कि सूट में और कोई नहीं, मैं ही हूं। और उनमें से लड़ाई करते हुए एक जेट ब्लास्ट हो जाता है जिसमें से टोनी उस पायलट की जान भी बचाता है। फिर वो गायब हो जाता है। अब इधर ओबिडाया स्टेन जाता है उस टेररिस्ट लीडर के पास और वहां उसे पता चलता है कि वो टोनी ही था आयरन मैन सूट में जिसने ये सब तबाही मचाई है और ओबिडाया ही था जो टोनी से छिपकर सारे हथियार टेररिस्ट को बेच रहा था। वहां पर वो लीडर ओबिडाया के साथ समझौता करने की कोशिश करता है पर स्टैन उसे वहां पर मार्क 1 का मलबा ले जाता है और बाकी सबको मार देता है। अब टोनी को भी इधर स्टैन पर शक हो रहा था। वो पेपर से कहता है कि स्टैन के कंप्यूटर से सारी जानकारी निकाल लो ताकि वो उस जानकारी का कोई नया फायदा ना उठा सके। अब पेपर स्टैन के ऑफिस में जाती है और वहां पर उसके कंप्यूटर से फाइल्स कॉपी करने लगती है। तब उसे उसमें एक वीडियो क्लिप मिलती है और पता चलता है कि स्टैन ही था जिसने टोनी को टेररिस्ट से किडनैप करवाया था। और अब वो एक सूट पर भी काम कर रहा है जिसका नाम है आयरन मॉन्गर, जो वो बना रहा है मार्क 1 के आर्मर के टुकड़ों से। तब तक वहां पर स्टैन आ जाता है पर पेपर उसे बातों में लगाकर वहां से निकल जाती है। पर स्टैन को पता चल जाता है और उसके पीछे आदमियों को भेजता है। पेपर वहां पर एक आदमी को देखती है, एजेंट कोल्सन, जो काफी टाइम से टोनी से बात करने के लिए पेपर पोर्ट्स के पास आता रहता है और अपॉइंटमेंट के लिए पूछता रहता है। ये बंदा काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है मूवी द अवेंजर्स में, जिसकी एक्सप्लेनेशन जल्दी आएगी। पेपर एजेंट कोल्सन को लेकर चली जाती है स्टैन के अड्डे पर ताकि वो वहां पर सूट का पता लगा सके। इधर स्टैन धोखे से टोनी को पैरालाइज कर देता है
और उसके आर्क रिएक्टर को निकाल लेता है, क्योंकि वो सूट तो बना सकता है पुराने मॉडल को यूज करके, पर वो इतना छोटा आर्क रिएक्टर कभी नहीं बना सकता बिना टोनी के, क्योंकि टोनी के अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता। और सेम टाइम पर पेपर का भी फोन आता है ये बताने के लिए कि इन सब के पीछे स्टैन ही है, पर अब इस बात का कोई फायदा नहीं। स्टैन वहां से चला जाता है और पेपर जहां पहुंचती है वहां पर एक बड़ा सारा सूट दिखता है आयरन मॉन्गर का, जो अब स्टार्ट हो चुका था और तबाही मचाने लग गया था। इधर टोनी मरने लगता है, पर अब वो उस पुराने रिएक्टर के पास जाता है और उसे लेता है जो पेपर ने उसे गिफ्ट रैप में रखा था। तभी वहां पर रोडी भी आता है। अब टोनी अपना सूट अप करके जाता है आयरन मॉन्गर से लड़ने, पर वहां पर सूट में इतनी ताकत नहीं थी क्योंकि वो पुराना आर्क रिएक्टर था। आयरन मैन उसे बहुत ही तगड़ी टक्कर देता है। लास्ट में वो आयरन मॉन्गर की कमजोरी यूज करता है और उसे फ्रीजिंग टेक्निक से कुछ देर के लिए रोक देता है, पर वो पेपर को कहता है कि इसे ऐसे नहीं रोका जा सकता। उसी बिल्डिंग में जो आर्क रिएक्टर है उसे ओवरलोड करके ब्लास्ट करना होगा, जिससे आयरन मॉन्गर हार सकता है। तो पेपर पहले तो वो नहीं मानते क्योंकि इसमें टोनी की जान को भी खतरा था, पर लास्ट में वो ऐसा कर देती है जिससे आयरन मॉन्गर हार जाता है और वो उस आर्क रिएक्टर में गिर जाता है, जिससे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, पर टोनी उसमें बच जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है कि न्यूज में दिखाई जा रही है कि आयरन मैन नाम के हीरो ने तबाही से बचाया, और टोनी के असिस्टेंट और एजेंट कहता है कि आप सबको ये बताने की सूट में आपके बॉडीगार्ड था। तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये सब बोल रहा होता है कि आयरन मैन हीरो है, पर लास्ट में पूछा जाता है कि क्या आपका बॉडीगार्ड ही उसमें था। तब इस पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक एपिक लाइन बोली जाती है। टोनी बोलता है कि द ट्रुथ इज आई एम आयरन मैन, और मूवी यहां पर एंड हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखता है कि टोनी के घर पर एक बंदा आता है जिसकी एक आंख पर पैच लगा होता है। वो अपना नाम बताता है निक फ्यूरी, और वो टोनी से बोलता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूं अवेंजर्स इनिशिएटिव के बारे में, और मूवी वहां एंड हो जाती है। ये मूवी इतनी एपिक थी कि इसने एक पूरे यूनिवर्स के गेट खोल दिए, जो जल्दी ही हम एक्सप्लोर करेंगे। तो सब्सक्राइब इस जर्नी के लिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट। मिलते हैं अगली मूवी में, बाय।